गुड आफ्टरनून सभी को। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं सेशन को लाइक जरूर कर देंगे और जो है अपने साथियों के साथ सेशन को शेयर जरूर करा करिए। और अपना जो संडे को मॉक टेस्ट होने चल रहा है, अभी से मैं इसका अपडेट देता हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा सभी लोग, ठीक है। यूपी जीडीसी के लिए जीएस का 30 एमसीक्यू का एग्जाम के बेसिस पे एक मॉक होने चल रहा है इस संडे को लाइव एचएन अध्ययन ऐप पे। एचएन अध्ययन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, मैं बता दूंगा ये आपको कैसे मिलेगा। इस ऐप पे जाएंगे तो एक लाइव मॉक मिलेगा 9:30 बजे, ठीक है। और हम लोग ने कहा है कि जो टॉप रैंकर्स होंगे, जो टॉप रैंकर होंगे, ठीक है, टॉप 3, पहले वाले को 1001 का भैया नगद पुरस्कार, बाकी सेकंड और थर्ड को 501 रुपए का एक छोटी राशि आप सभी को पुरस्कृत की जाएगी। साथ ही साथ अगर आप अलाउड करेंगे तो आपकी हम लोग फोटो भी दिखाएंगे कि भैया ये फलाने जी हैं और इन्होंने इसमें टॉप किया है। तो 9:30 बजे सभी लोग जरूर जुड़ जाइएगा, ठीक है, संडे को। चलें, तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। पहले प्रश्न पे आप लोग जो है बताइए, निम्नलिखित में से किसने बेरोजगारों की मदद के लिए एक रोजगार कार्यालय की स्थापना की? चलो भाई, कोई तो था जो बेरोजगारों की बात सुना करता था, ठीक है। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, बताएं किसने जो है बेरोजगारों की मदद के लिए, पहले का बी, पहले का डी, ठीक है। बहुत बढ़िया, जवाब आने लग गए हैं। तो संडे के लिए रेडी है ना आप लोग? एक बार कमेंट करके बताइए, संडे के लिए आप सभी लोग रेडी हैं? संडे मॉक के लिए आप सभी लोग रेडी हैं ना? पार्टिसिपेट करेंगे? चले, पहले का भी, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज। अच्छा, एक बात याद रखिए, इस काल में जो सबसे पढ़ा, मेडाइवल काल का सबसे पढ़ा लिखा जो राजा माना जाता है वो था आपका मोहम्मद बिन तुगलक। ये सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था, इसको गणित भी आती थी, इसको ज्योतिषी भी आती थी, इसको शास्त्र भी आता था चलाना, शस्त्र भी आता था, हर चीज का ज्ञानी था ये, ठीक है। तो सभी लोग मॉक में जरूर पार्टिसिपेट करिएगा और उसमें टाइम की लिमिट भी रहेगी, 30 क्वेश्चन होंगे, वो 40 या 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और अलाउद्दीन खिलजी ने अपने समय में दाग प्रथा की शुरुआत की। ये घोड़ों को दागता था भाई, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसने दाग प्रथा की शुरुआत की थी आपके अलाउद्दीन खिलजी ने, इंपॉर्टेंट व्यक्ति था। मोहम्मद बिन तुगलक जो था, इसने एक डिपार्टमेंट शुरू किया था, दीवाने कोही की शुरुआत इसने की थी। ये एग्रीकल्चर विभाग था, कृषि से संबंधित विभाग हुआ करता था, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। बलबन और साथ ही साथ खिलजी ने जो है दीवाने अर्ज की शुरुआत की थी। दीवाने अर्ज बलबन ने ही बना दिया था। दीवाने अर्ज ये सैन्य विभाग था, दीवाने अर्ज बलबन ने इसको बना दिया था, सैन्य विभाग था, लेकिन इस पे मुख्यतः काम आपके अलाउद्दीन खिलजी ने किया। प्रश्न कह रहा है कि बेरोजगारों की मदद के लिए किसने विभाग बनाया? तो वो था आपका फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। अच्छा, फिरोज शाह ने किसी शहर की स्थापना की थी, कोई मुझे बताएगा उस शहर का क्या नाम था? इसने एक शहर बनाया था, उस सिटी का क्या नाम था? कमेंट करके बताओ। एमबीटी एक्सपेरिमेंट, हाँ जी, अच्छा, दारुल सफा को बनाया था, हाँ। तो फिरोज ने सबसे पहले दीवाने खैरात बनाया था। क्या बनाया था? दीवाने खैरात, याद रखेंगे, दीवाने खैरात बनाया था इसने, दीवाने खैरात। मुस्लिमों के लिए, बेरोजगारों के लिए, महिलाओं के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, जो गरीब लोग थे उनको भैया पैसा वैसा मिलेगा, यही दीवाने खैरात था। इसने जो है दारुल सफा का निर्माण किया था। क्या? दारुल सफा, ये हॉस्पिटल हुआ करता था। दारुल सफा एक प्रकार से ये क्या था? हॉस्पिटल हुआ करता था, ठीक है। फिरोज जो है जौनपुर शहर की, बहुत बढ़िया, इसकी याद में जौनपुर शहर का इसने स्थापना किया था, बताएंगे? जूना की याद में, जूना कौन था? जौनपुर की स्थापना की थी इसने। इसने अपनी आत्मकथा भी लिखी है, इसने अपनी आत्मकथा, फिरोज शाह कोटला भी बनवाया था, बहुत सही, फिरोज शाह कोटला मैदान भी बनवाया था इसने, बहुत सही। और इसने दीवाने बंदगान की स्थापना भी की थी। कौन सी? दीवाने बंदगान। ये क्या होता था? ये बंदियों के लिए होता था, जो दास होते थे ना उनके लिए होता था दीवाने बंदगान, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसने अपने जो है, जैसे हाँ, हिसार शहर की भी स्थापना की थी, जो आज का हिसार शहर है, इसने अपनी आत्मकथा लिखी थी,
बताना क्या है उसका नाम, जूना खान की मदद से। और जूना खान कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, उसकी याद में इसने जौनपुर शहर की स्थापना की थी। तो इतना बात याद रखेंगे। चलें अगले प्रश्न पे आते हैं। कौन इस्लाम धर्म से प्रभावित था, इसमें से कौन सा इस्लाम धर्म से प्रभावित था, चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई, नामदेव या वल्लभाचार्य, ठीक है। अच्छा बताइए वल्लभाचार्य के गुरु कौन थे भाई, सॉरी वल्लभाचार्य के शिष्य कौन थे, इनके कोई फेमस शिष्य थे क्या, कोई फेमस व्यक्तित्व थे, बताइएगा। नामदेव, चैतन्य, ये आपको बताना है इसमें से कौन जो है। एमबीटी, जूना खान, फिरोज शाह कोटला मैदान, हाँ बहुत सही, ठीक है समझ गए। आगे अगले प्रश्न पे आ जाइए, नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाइए, अगले प्रश्न पे आ जाए सभी लोग, ठीक है। चलो चलो भाई बताओ सबके, चैतन्य महाप्रभु ये वेस्ट बंगाल के थे भाई, ठीक है। इन्होंने हरि भजन का बहुत प्रमोट किया था, ये जो कीर्तन वगैरह होता है इस पे भी इन्होंने काफी काम किया था, ठीक है। कौन, आपके चैतन्य प्रभु जी, ठीक है। ध्यान रखेंगे हरे कृष्ण भजन वेस्ट बंगाल के रहने वाले थे। पहले का सी सूरदास, वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास थे, बहुत बढ़िया जवाब है, ठीक है। चलें नामदेव कहाँ के थे भाई, नामदेव जो थे ये मराठी थे, वारकारी संप्रदाय से संबंधित थे। कौन से संप्रदाय, वारकारी, दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, वारकारी संप्रदाय के ये, ठीक है, वारकारी संप्रदाय के प्रमोटर थे नामदेव जी, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे सभी लोग। और नामदेव जी की जो चर्चा है वो जो सिखों का ग्रंथ है आदि ग्रंथ में इनकी चर्चा की जाती है, आदि ग्रंथ में इनकी चर्चा है, किसकी, आपके नामदेव जी की, ठीक है। ये इस्लाम धर्म से भी प्रभावित थे, ये बात सही, ठीक है। तो याद रखेंगे वैष्णव संप्रदाय, नामकारी संप्रदाय इनसे प्रभावित थे, तो इनके ऊपर थोड़ा सा इस्लाम धर्म का प्रभाव था। साथ ही साथ इनकी चर्चा मैंने कहा आपसे, क्या लिखा है, पुष्टि मार्ग के जहाज सूरदास, हाँ बहुत बढ़िया, फुतुहुते फिरोज शाही, जी हाँ फुतुहुते फिरोज शाही जो है वो फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है, मैंने बताई है कई दफा आप सभी से, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। चलें अगले प्रश्न पे आ जाएं। महाबलीपुरम के प्रसिद्ध पंचरथ का निर्माण किस पल्लव शासन के काल में हुआ था, महेंद्र वर्मन के समय, नरसिंह के समय, परमेश्वरन के समय या राज सिंह के समय, ठीक है। महाबलीपुरम, ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, मामल्लपुरम कहते हैं, मामल्लपुरम भी कहते हैं। एक मामल्लपुरम या मामल्ल शैली भी हुई, ठीक है, एक शैली भी हुई जो आर्किटेक्चर की एक शैली कही जाती है, ठीक है, मामल्ल शैली। तो आपसे कह रहा है कि किसके शासनकाल में इसके निर्माण, निर्गुण सगुण दोनों थे, ठीक है। चलो अगले प्रश्न पे आ जाओ। मनोज जी, सुष्मिता जी, अगले, पहले सभी साथी लोग सेशन को लाइक जरूर कर दें, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देखो आप लोग यार चैनल को देखते हो, आपके काम के लिए हम लोग क्लासेस चलाते हैं, लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखते हो, तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब करो और 96 के कर दो, और जल्दी जल्दी चैनल का 100 के कंप्लीट करवाइए, ठीक है। जीडीसी के लिए, जीआईसी के लिए, हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर्स के लिए, अभी यूपीएचएससी की एडवर्टीजमेंट 52 आ रही है, अब तो टीजीटी पीजीटी में भी जीएस आने जा रहा है, तो उन सभी परीक्षाओं की तैयारी हम लोग शानदार तरीके से करेंगे। 100 के चैनल को जल्दी जल्दी आप लोग करवाइए, ठीक है। चलें, तो ये मामल्लपुर जो शैली थी किसके समय थी, नरसिंह वर्मन प्रथम के समय थी भाई, ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम के समय थी। रॉक कट, ठीक है, जो रॉक कट हुआ करते थे, रॉक कट आर्किटेक्ट हुआ करते थे, इन्हीं के समय जो है स्टार्ट हुआ था। इन्होंने तटीय मंदिर, बहुत शोर टेम्पल्स बनवाए, पंचरथों का निर्माण कराया। कौन थे आपके, इन्होंने ही, आपके नरसिंह वर्मन प्रथम ने, ठीक है। शोर टेम्पल, रथ टेम्पल, जिसमें आपका पंचरथ भी आता है, उन सभी का निर्माण नरसिंह वर्मन के समय ही हुआ था, ठीक है। महाबलीपुरम पंचरथ के मंदिर, यह गंगा अवतरण की क्या लिखी है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यह क्या है, गंगा अवतरण दिखाता है कि कैसे गंगा जी का अवतरण होता है, वह प्रदर्शित करता है ये, ठीक है। चलें आगे बढ़े, तीसरे का भी बहुत बहुत बढ़िया जवाब, बहुत अच्छा जवाब, ठीक है। ये किस काल से संबंधित थे, किस काल के रहने वाले थे, किस डायनेस्टी के थे, कोई कमेंट करके बताएगा। नरसिंह वर्मन किस डायनेस्टी से ये कमेंट करके कोई बताए मुझे। चले
अगले प्रश्न पे आ जाइए मित्र, नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाइए। कुछ लेखक हैं और उनकी कुछ कृतियां हैं, ठीक है। मेरे क्लासेस को देख रहे होंगे तो इस प्रश्न को कम करने का अटेम्प्ट 50%, तो आप इस प्रश्न को अटेम्प्ट कर लें। अगर मेरी क्लासेस को आप मन से देखते हैं तो आप 50% इस प्रश्न को अटेम्प्ट कर लेंगे। आ जाइए। मुल्ला दाऊद, दामोदर कवि, सोमनाथ, आमिर खुसरो। आमिर खुसरो भाई, ठीक है, ये कहाँ के रहने वाले थे? आमिर खुसरो यूपी के एटा कासगंज जिले के रहने वाले थे। और यहीं एटा में एक पटना पंछी बिहार भी है, याद है? अभी इसको रामसर साइट घोषित किया गया है, पटना पंछी बिहार। इसको अभी यूपी का 11वां रामसर साइट बनाया गया है। अच्छा कोई बताए, अभी कल ही परसों यूपी का 12वां 12th रामसर साइट बनाया गया है, उसका नाम क्या है? अलीगढ़ में वो साइट है, आपको हिंट दे रहा हूं, अलीगढ़ में। उसका नाम क्या है? कमेंट करके बताओ। तो इसी एटा कासगंज में आमिर खुसरो साहब का जो है बर्थडे होता है, जन्मदिन होता है, इसी जो है ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलें, आमिर खुसरो साहब जो होते हैं ना, इन्होंने अपनी रचनाओं में इन्वायरमेंट की बात पहली बार करी थी। पर्यावरण की बात जो है इन्होंने ही अपनी रचनाओं में किया था भाई, आमिर खुसरो साहब, ठीक है। शेखा, बहुत बढ़िया। क्या नाम है इसका? शेखा झील नाम है। ये कहाँ पे है? आपके अलीगढ़ में है, यूपी का 12वां। तो आमिर खुसरो के बारे में मैंने 10 बार बताया है, इन्होंने कई किताब लिखी हैं और उनमें से एक बड़ी फेमस किताब इनकी आशिका भी है, ठीक है। कई बार बताई है कि इनकी एक किताब आशिका भी है। मुल्ला दाऊद की चंदायान, भाई सूफी संतों के बहुत बड़े लेखक माने जाते हैं, सूफी काव्य के, मुल्ला दाऊद। इनकी किताब है चंदायान, बड़ी फेमस किताब है, ठीक है। हिंदी साहित्य का इसे पहला सूफी जो है प्रेमाख्यान भी कहा जाता है, और सूफी के बहुत फेमस जो है काव्य भी है मुल्ला दाऊद का चंदायान। तो एक अवन सही है। दामोदर कवि ने पद्मावती कथा लिखी है, ये भी सही है। तो इसमें सारे ऑप्शन जो हैं वो आपके क्रम से लगे हुए हैं, 1 2 3 4 सब जो है क्रम से लगे हुए हैं। ऑल ऑप्शंस आर करेक्टली मैच। याद रख लेंगे, चंदायान सूफी कवियों का एक बहुत बड़ा ग्रंथ माना जाता है, सूफी साहित्य का, ठीक है। ये सूफी कवि बहुत बड़े कवि हैं मुल्ला दाऊद जी। दामोदर कवि ने पद्मावती कथा लिखी। अच्छा पद्मावत किसने लिखा है, कोई बताएगा? पद्मावत किसने लिखा है? पद्मावत की रचना किसने किया है, कोई बताए मुझे, कमेंट करके बताए कि आप में से पद्मावत कौन लिखा है। नूहे सिपाह भी लिखा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब कुल 99 रामसर साइट हो गया सर, जी हाँ। अब कुल 99 रामसर जो है साइट्स हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में। अब 12 रामसर साइट्स हो चुके हैं, इसका भी ध्यान रखेंगे सभी लोग, ठीक है। बताइए पद्मावत किसने लिखा है? इन्वायरमेंट डायरेक्ट टॉपिक तो इन्होंने नहीं लिख रखा है, लेकिन इन्वायरमेंट जो है ज्योग्राफी का पार्ट है। आपके आपके सिलेबस में जो ज्योग्राफी दी हुई ना, उसमें इन्वायरमेंट आ जाता है, ठीक है। चलें, हाँ, मलिक मोहम्मद जायसी ने इसको लिखा है। कौन लिखा है? कहाँ के रहने वाले थे मलिक मोहम्मद जायसी जी? मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है, तो ये याद रख लेंगे। इसका ऑप्शन नंबर सेम सेम मैच है, सामने ही साहब जायसी साहब ने लिखी है, ठीक है। जायसी साहब ने लिखी है शेर शाह के टाइम पे। अच्छा बहुत बढ़िया। चलें आ जाइए, प्रश्न क्या 5 पे आ जाइए। बाबर से जुड़े युद्धों का कालानुक्रम बताइए। बहुत बढ़िया। अभी मैंने, मुझे लग रहा है कि इसके पहले मॉक में कराया था। अच्छा बाबर अपने जीवन के जो है संघर्षों, इसका जीवन जो है, इसके जीवन के संघर्षों से सीखने लायक है। ये कहीं से भागा निकला, फिर भारत में आकर के इतनी बड़ी डायनेस्टी का निर्माण किया, ठीक है। तो बाबर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी है, ठीक है। कोई मुझे कमेंट करके बताए कि इसकी आत्मकथा का क्या नाम है? इसकी आत्मकथा का क्या नाम है? बाबर ने उसको तुर्की भाषा में लिखा है। किस भाषा में लिखा है? तुर्की भाषा में। अच्छा कोई बताए कि मुगल की भाषा क्या थी? मुगलों की भाषा क्या थी? मुगलों की भाषा क्या थी? कमेंट करके बताइए। बाबर ने अपनी आत्मकथा जो लिखी है उसका क्या नाम है, ये मुझे कमेंट करके बताइए। बाबरनामा, बहुत अच्छा। इसको क्या नाम है? इसकी आत्मकथा का बाबरनामा नाम है। क्या नाम है? बाबरनामा। इसे तुझके बाबरी भी कहते हैं, बाबरनामा या तुझके बाबरी, तुझके बाबरी के नाम से भी जानते हैं। ये ध्यान रखेंगे, तुर्की भाषा में लिखी है।
मुगलों की भाषा क्या थी? फारसी थी। ठीक है, मुगलों की भाषा क्या थी? फारसी थी। क्या थी मुगलों की भाषा? फारसी थी। ठीक है, चलें। फारसी, मुगलों की भाषा बहुत बढ़िया। चले, अब आपसे बाबर के युद्ध पूछ रहा है, चंदेरी का युद्ध, पानीपत का युद्ध। पानीपत का पहले, पानीपत में मैंने कहा था 3 युद्ध हुए हैं। ठीक है, अकबर के समय, बाबर के समय, मराठाओं के समय। ठीक है, 3 युद्ध पानीपत में हुए हैं। ये तीनों युद्ध का मैंने आपको बता भी रखा है। चले, तो बाबर ने पहला युद्ध कौन सा लड़ा? पानी पी करके, खाना खा करके, चंदेरी चली घाघरा पहन के, बताया है। ये उस दिन मुझे लग रहा है कि पिछली कक्षा में मैंने बाबर के युद्धों का वर्णन किया था। तो सबसे पहले बाबर पानीपत का प्रथम युद्ध करता है 1526 में। बाबर और किसके बीच में होता है ये? बाबर 1526 में पानी पी करके, खाना खा करके। फिर होता है आपका खानवा का युद्ध 1527 में। पानी पी करके, खाना खा करके, चंदेरी चली। ठीक है, चंदेरी चली 1528 में, घाघरा पहन के 1529 में। ये 28 है भाई, और ये 1529 है। ठीक है, चलो। तो पहला जो पानीपत का युद्ध होता है बाबर का, ये किसके किसके बीच में होता है? पानीपत का पहला युद्ध किसके किसके में होता है? ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। ठीक है, इसको हटा रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं। चले, किसके बीच में होता है? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इब्राहिम लोदी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट युद्ध था। इस युद्ध के बारे में जान लीजिएगा। इस युद्ध में बाबर ने पहली बार जो है तुलुगुमा पद्धति अपनाई थी। कौन सी पद्धति? तुलुगुमा, तुलुगुमा पद्धति अपनाई थी। ये क्या होती थी तुलुगुमा पद्धति? ये बाबर ने उज्बेकों से सीख रखी थी। उज्बेकों से ये पद्धति सीख। इसमें क्या करते थे, सेना की जो टुकड़ी हुआ करती थी ना, उनको डिवाइड कर देते थे। आधे लेफ्ट जाओ, आधे राइट जाओ, बाकी मेरे साथ आओ। ठीक है, कुछ लेफ्ट में भेज देते थे, कुछ राइट में, कुछ बीच में। ये क्या करते थी, पीछे से वार कर देते थे। जो सामने वाले होते थे, इनको पीछे से वार कर देते थे और फटाक। इनके पास इतनी सेना नहीं होने के बावजूद भी ये सामने वाले को युद्ध में हरा देते थे। इसे कहते हैं तुलुगमा पद्धति। ठीक है, ये बाबर ने इसी युद्ध में जो है इब्राहिम लोदी के खिलाफ लड़ा। और इब्राहिम लोदी जो है मध्यकालीन शासक, ऐसा पहला शासक था जो युद्ध के मैदान में मारा गया। कौन? इब्राहिम लोदी। इसी युद्ध में, पानीपत के युद्ध में, बाबर ने पहली बार जो है तोप का इस्तेमाल किया। और इसके जो तोपची थे, जो इसके तोप चला रहे थे, वो बड़े एक्सपर्ट थे। उनका नाम था उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। क्या नाम था? उस्ताद अली, उस्ताद अली प्लस मुस्तफ़ा। ये 2 लोग थे जो बाबर का तोप संभाल रहे थे। बाबर ने इन्हीं को कमान दे रखा था तोप का। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, कलिंजर दुर्ग में कौन से शासक को तोप लगने के बाद जो है उसकी मृत्यु हुई थी? अभी कलिंजर जो साइट है उत्तर प्रदेश ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट साइट भी घोषित की गई है। ठीक है, तो कौन सा शासक था जो कलिंजर दुर्ग में मारा गया था? और कलिंजर दुर्ग उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है, ये भी कमेंट करके आप लोग लिखिए कि कलिंजर दुर्ग यूपी में कहाँ पे है। ठीक है भाई, ये थोड़ा माइक चेंज हुआ है तो एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है। आवाज़ ठीक आ रही है ना मेरी? एक बार बताएंगे आप लोग, आवाज़ ठीक आ रही है ना? चले, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट युद्ध था पानीपत का। खानवा, पानी पी करके, खाना खा करके। खानवा के किसके खिलाफ बाबर ने लड़ा? ठीक है, चलो। अच्छा, इसी युद्ध में, ये पानीपत में युद्ध में बाबर ने खूब जीता और इसने कलंदर की उपाधि धारण करी। कलंदर क्यों? दमादम मस्त कलंदर इसलिए क्योंकि इसमें ये विजयी रहा और इसने खूब धन लुटाए, खूब दान दक्षिणा किया। जो आता था, लो आज से ये तुम्हारा, ये कुंडल तुम्हारा, ये हाथ का तुम्हारा, इस तुम्हारा मुकुट तुम्हारा। तो बाबर ने खूब धन लुटाए कलंदर में। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। बांदा जिला में है, खानवा बाबर राणा सांगा के बीच में हुआ। खानवा किसके बीच में होता है? खानवा किसके बीच में होता है? ये आपके राणा सांगा के साथ होता है। किसके साथ होता है आपका खानवा? राणा सांगा के साथ। राणा सांगा का वर्णन बाबर ने, राणा सांगा का वर्णन बाबर ने अपनी आत्मकथा में भी कर रखा है।
और इस युद्ध में इसने जो है गाजी की उपाधि भी धारण करी, गाजी की उपाधि भी धारण करी, ये ध्यान रखेंगे। फिर पानी पी करके खाना खा करके चंदेरी चली। चंदेरी किसके साथ होता है? मेदिनी राय, मेदिनी राय के खिलाफ ये चंदेरी के युद्ध करता है आपका बाबर, ये ध्यान रखेंगे। और घाघरा, इसकी इंपॉर्टेंट अंतिम बैटल होती है, महमूद लोदी अफगानों के साथ करता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। खानामा का जो पानी कहा, घाघरा पहन के, ठीक है, ये घाघरा जो है ये लोदियों के खिलाफ होती है, अफगानों के खिलाफ होती है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये बाबर है भाई, बाबर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। चले सर, फॉर्म रीओपन हुआ है क्या जेडीसी का? आप लोग चाहो तो रीओपन हो जाए भाई, हमारे चाहने से थोड़ी ना होगा। तो सही क्रम क्या है? सही क्रम क्या हो जाएगा इसका? इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 5वां था ना, 5वें का एक, सबसे पहले पानीपत, ठीक है, 2, फिर पानी पीकर खाना खा करके, ये वाला ऑप्शन लगा लीजिए। क्लियर है? प्रश्न संख्या 6वें पे आ जाइए। कुछ झील दी गई हैं और उसके स्थान, यूपी के झीलें हैं ये, बताइए, बलिया, अलीगढ़, वाराणसी, और ये झीलें हैं, ठीक है। आप लोग मैच कराइए। बनारस के बारे में तो कई दफा बताया है, अब नहीं बताऊंगा। अलीगढ़, ठीक है, बलिया, आ जाओ। उत्तर प्रदेश की सबसे ईस्ट जिला कौन सा है? कोई कमेंट। सबसे पूर्वी जिला उत्तर प्रदेश की कौन सी है? यूपी की सबसे पूर्वी जिला कौन है, ये बताइए कोई। बलिया में जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का चल रहा था, यहीं पे एक पैरेलल गवर्नमेंट बनी थी, एक समानांतर सरकार बनी थी, जिसे आप लोग समानांतर सरकार कहते हो, ठीक है। उसके जो भैया बनाने वाले थे वो थे चित्तू पांडे। कौन? चित्तू पांडे, इन्हें शेरे बलिया भी कहते हैं। अच्छा, बलिया से भारत के एक प्रधानमंत्री रहे हैं, एक प्रधानमंत्री बने हैं भारत के, वो बलिया से ही थे। कोई बताएगा उनका नाम क्या है? एक प्रधानमंत्री रहे हैं भारत के, वो बलिया से ही थे, ठीक है। बागी बलिया, बहुत बढ़िया, बागी बलिया भी कहते हैं, ठीक है। हाँ बताओ, यहां से एक प्रधानमंत्री भी भारत को मिल चुके हैं, उनका नाम बताइए। बरेली, बरेली अपने सूरमा के लिए जाना जाती है भाई। बरेली में क्या है? यहीं पे आंवला करके एक जो है इफ्को का प्लांट भी है क्या? कोई मुझे एक बार कंफर्म करा दे कि सर आंवला वाला प्लांट यहीं बरेली में ही है, तो मैं इसको ओके कर दूं, नहीं तो काट दूं। अच्छा, बरेली में कोई वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है क्या? वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है क्या? ये दोनों बात आप लोग कंफर्म कराएंगे, शायद मैंने आपको 10 बार बताया हुआ है, ठीक है। आ जाओ, बनारस के बारे में तो क्या ही कहने हैं, यहीं पे बीएचयू है, यहीं पे सीएचयू है, यहीं पे भारत माता मंदिर है। कौन से मंदिर? भारत माता मंदिर है। यहीं पे सब्जी का अनुसंधान केंद्र है, वेजिटेबल, यहीं पे राइस रिसर्च सेंटर है, ठीक है। बताइए। हाँ, चंद्रशेखर जी, यहीं के एक प्रधानमंत्री भारत के रहे हैं, चंद्रशेखर जी, ठीक है। ये बलिया के रहे थे, ठीक है, याद रखेंगे। बलिया, बलिया बहुत आगे रहा है अपने समय में भाई, ठीक है, बागी बलिया इसे कहते हैं। चलें, अभी अभी सेखा झील की बात मैंने कही, कि मैंने कहा ये सेखा झील जो आपके अलीगढ़ में है, इसको यूपी का 12वां रामसर स्थल घोषित किया गया है, ठीक है। लगा लो फटाक से, सी का तीसरा, सी का तीसरा कहाँ मिल रहा है, किस ऑप्शन में? सब मैच कर गया। तो अगर करंट अफेयर ध्यान से देखते रहोगे तो स्टैटिक वाले प्रश्न भी कई दफा हल हो जाते हैं, खासकर इन्वायरमेंट से संबंधित क्वेश्चन जो होते हैं। इन्वायरमेंट वाले जो प्रश्न होते हैं, अगर करंट तैयार है ना, तो कई सारे पार्क, नेशनल पार्क आपको न्यूज में देखने को मिलते हैं और उससे संबंधित हो जाते हैं। चलें बताएं सभी, पूर्वी जिला बागी बलिया, बताइए आंवला यहीं पे है या नहीं है? कमेंट करके कोई बताया नहीं। ये खाने वाला आंवला नहीं है भाई, आंवला सेंटर है, इफ्को का है। यस सर, बताइए। और कौन सा यहाँ पे रिसर्च सेंटर है? वेटनरी रिसर्च सेंटर है। क्या नाम है उसका पूरा, कोई नाम बताएगा? उस वेटनरी रिसर्च सेंटर का पूरा क्या नाम था? कमेंट करके जरूर लिख दीजिएगा। चलें, 2001 और 11 के बीच उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि क्या रही? डिकेडल ग्रोथ क्या रहा है? बताओ, यूपी की दशकीय वृद्धि क्या रही है? अच्छा, यूपी की जनसंख्या इस समय कितनी है? करीबन 19.5 करोड़ के आसपास थी जनसंख्या, या अगर मिलियन, आजकल भैया मिलियंस का जमाना है, तो अगर मिलियन में यूपी की जनसंख्या पूछे तो कितनी होगी, मुझे कोई कमेंट करके बताइए। अच्छा, एक बात आपसे, एक जनरल नॉलेज पूछ रहे हैं कि 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं?
ये बताओ। ठीक है, तो अगर यूपी की जनसंख्या 20 करोड़ थी तो कितना मिलियन हो जाएगा? एक बार यूपी ट्रिपल एससी ने अपनी परीक्षा में यूपी की जनसंख्या मिलियन में लिख दी, तो कई बच्चे उसको भी गलत करके आए। तो अगर आपसे यूपी की जनसंख्या मिलियन में पूछे कि यूपी की जनसंख्या कितने मिलियन है, तो क्या होगा उसका जवाब, ये बताइए। हाँ, बरेली इज्जत नगर में है इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलें। यूपी की जनसंख्या अगर 20 करोड़ है तो उसको मिलियन में करोगे कितना होगा, और 1 मिलियन कितने लाख के बराबर होता है, ये बताओ। खूब देखते हो वाईटी पे, फलाना गुरुजी का चैनल 1 मिलियन हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। तो अगर यूपी की जनसंख्या 20 करोड़ है, अगर आपसे पूछे यूपी की जनसंख्या कितने मिलियन है, तो क्या कमेंट करके बताओगे? 2 मिलियन। देखो मनोज कुमार जी कह रहे हैं यूपी की जनसंख्या 2 मिलियन है सर, मतलब 20 लाख यूपी की जनसंख्या। हाँ, 2 मिलियन का मतलब हुआ यूपी की जनसंख्या 20 लाख है। अब मैं बता रहा हूं कि 20 करोड़ है, बहुत बढ़िया। एक यूपी की जनसंख्या अगर मिलियन में पूछे तो 200 मिलियन होगा, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, 200 मिलियन होगा, ये ध्यान रखेंगे। फिर मिलियन के बाद बिलियन आता है, ट्रिलियन ट्रिलियन आता है। ठीक है भाई, अरे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ये कौन कहा सिलेबस में नहीं है? यूपी जीडीसी के सिलेबस में है। कहाँ पे आप नेहा जी हवा में हो? यूपी जीडीसी के सिलेबस में नीचे सबसे देखिए लिखा है, इन सब टॉपिक्स का यूपी से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। यूपी की 10 की वृद्धि पूछ रहा है, सही जवाब है आपका क्या हो जाएगा? 20.23। अच्छा, भारत का पूछता कितना है? तो अगर पूछता कि भारत की 10 की वृद्धि कितनी रही है, तो अगर पूछता भारत की 10 की वृद्धि इंडिया की डिकेडल ग्रोथ कितना रहा है, ये पूछता, तो क्या जवाब लगाते आप लोग? फटाक से बताओ, भारत का कितना लगाते? चलो, इंडिया कितना लगाते? ठीक है, तो इंडिया का अगर पूछता तो इंडिया खो जाता आपका 17.64%। ये ध्यान रखेंगे, 17.64% हो जाएगा इंडिया का। ये यूपी का पूछा, यूपी है सिलेबस में भाई जीडीसी के, परेशान ना हो, प्रश्न आते हैं यूपी से। तो जीआईसी के प्रैक्टिस करा दीजिए पीवाईक्यू के साथ। ये जीआईसी का ही तो है, ये यूपी जीडीसी जीआईसी सिलेबस सेम है। जीआईसी में थोड़ा सा ज़्यादा है, उसका अलग से करा देंगे, परेशान मत होइए। ठीक है, गुड आफ्टरनून सभी को। सभी साथी पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोपहर को 1 बजे वाली क्लास में, मॉक वाली क्लास में आ जाया करें। इसकी टाइमिंग होती है 1 PM। यह आपका 26वां मॉक चल रहा है। इसके पहले हम लोग 27वां मॉक है, इसके पहले हमने 26 मॉक कर लिए हैं और उसकी प्लेलिस्ट भी बनी है। चलिए, नॉट करेक्टली मैच पूछ रहा है। आर्टिकल 32 जिसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है प्रोटेक्टर ऑफ जो है फंडामेंटल राइट, संविधान का संरक्षक वाला आर्टिकल है, आर्टिकल 32। उसी के तहत कुछ रिट जारी किए जाते हैं। पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। हैबियस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, शरीर प्रस्तुत करना, टू हैव बॉडी ऑफ। परमादेश, हम आदेश देते हैं, बी कमांड। प्रतिषेध, प्रोविजन, प्रोहिबिशन, हाँ, टू बी सर्टिफाइड, प्रमाणित होने के लिए। अधिकार परीक्षा, क्यू वारंटो, किस अधिकार से, बाई वॉट अथॉरिटी। सर इसका पीडीएफ मिलेगा, हाँ जी, बैच में एचएन अध्ययन ऐप पे जो आपका जीडीसी का बैच है उसमें इसका पीडीएफ भी मिल रहा है, वहां से पीडीएफ आप ले सकते हैं। ठीक है, चलें। टू बी सर्टिफाइड ये प्रतिषेध नहीं होता है, ये आपका होता है सर्टियोरी। क्या होता है? इसे बोलते हैं हम लोग सर्टियोरी, सर्टियोरी बोलते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? सर्टियोरी, उत्प्रेषण। ठीक है, उत्प्रेषण बोला जाता है इसे, कि इस चीज को आप सर्टिफाई करो। प्रतिषेध ये जो है निचली अदालतों के लिए जारी किया जाता है, हाई कोर्ट मतलब उच्च अदालतों द्वारा, कि भैया आप अपने जो है अधिकार से बाहर मत जाइए, वहां पे होता है प्रोविजन। ठीक है, चोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत बढ़िया, इसे संविधान की आत्मा भी कहते हैं। ठीक है, चलें। प्रतिषेध का मतलब होता है मना करना, कि तुम यार अपने अपने काम से काम रखो, ज़्यादा उछलो नहीं, जितना तुम्हारे पावर है उतना ही करो। ठीक है, ज़्यादा लिबर लिबर नहीं करो, ये हमारा काम है, हमें करने दो। तो वो होता है प्रतिषेध करना। ठीक है, सब मेरा होम साइंस 68 है यहाँ पे। जो है कटाव की बात नहीं कर रहे, कटाव के लिए हम लोग अलग से डिस्कस करते हैं, ये केवल पढ़ाई वाली क्लास है, इसमें लास्ट में बता देंगे थोड़ा सा। चलो, तो इसका सही जवाब सी था, उसको लगा लेंगे सभी लोग। विच ऑफ फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। आर्टिकल 72 क्षमा दान देने के राष्ट्रपति की पावर। 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद।
78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री कर्तव्य। आर्टिकल 110 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, कौन सा नॉट करेक्टली मैच है ये बताइए, नॉट करेक्टली मैच। ठीक है, चलो देखो संविधान में जो है ना एनुअल फाइनेंशियल बिल, बजट टर्म संविधान में नहीं लिखा है, ये ध्यान देंगे। संविधान में बजट को कहते हैं एनुअल फाइनेंशियल बिल। ठीक है, एक जो आपका वार्षिक वित्तीय विवरण होता है वो कहा जाता है एनुअल फाइनेंशियल बिल। अच्छा, एक होता है मनी बिल, मनी बिल जिसे हम लोग कहते हैं धन विधेयक। धन विधेयक संविधान के आर्टिकल जो है 110 110 में चर्चा की गई है। किसमें? 110 में चर्चा की गई। मनी बिल आप जो है केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत कर सकते हैं और कहीं नहीं। ठीक है, कोई बिल मनी बिल है या नहीं है उस पे अंतिम मुहर लगाता है लोकसभा स्पीकर। कौन? लोकसभा स्पीकर जो है ये अंतिम मुहर लगाता है कि फलाना बिल मनी बिल है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और मनी बिल को लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा, इसका भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एनुअल फाइनेंशियल बिल की जगह ये आर्टिकल 110 दे रखा है, ये मनी बिल का है। एनुअल फाइनेंशियल बिल का चर्चा संविधान के आर्टिकल जो है 112 में। किसमें है? 112 में। ये ध्यान रखेंगे। तो ये वाला ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। सही है, चलें अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या आपका 10। बताओ भाई, कह रहा है कि रिगार्डिंग इमरजेंसी प्रोविजन विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट। बताओ, जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा वाइल प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन, मतलब जब नेशनल इमरजेंसी लगी हो तब की बात कर रहा है। द लाइफ ऑफ लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 1 ईयर। ठीक है, एट अ टाइम फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम, मतलब जितनी बार चाहो आप लोकसभा का टाइम जो है 1 साल के लिए बढ़ा सकते हो एक बार में, और ये काम अनिश्चित काल के लिए किया जा सकता है, ऐसा प्रश्न में कह रहा है। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को इसके जारी होने की तारीख से 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदन द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। अच्छा, नेशनल इमरजेंसी आपको पता होना। अच्छा, इमरजेंसी के संबंध में बात समझ लो। अच्छा, हमने इमरजेंसी का प्रोविजन कहां से लिया हुआ है? आपातकाल का जो व्यवस्था कहां से है? इमरजेंसी हम लोग 3 तरह से लगाते हैं। आर्टिकल 352, इसे हम लोग नेशनल इमरजेंसी कहते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल। और आर्टिकल 356, इसे हम लोग स्टेट इमरजेंसी कहते हैं, या राष्ट्रपति शासन आप लोग जिसे कहते हो। ठीक है, आर्टिकल 360 हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, भारत में अभी तक फाइनेंशियल इमरजेंसी एक बार भी नहीं लगी है, ये ध्यान देंगे। ठीक है, जर्मनी से ले रखा है, बहुत बढ़िया। चलो चलो, तो बिल्कुल सही बात है भाई। जब लोकसभा आपका जो है इमरजेंसी चल रही हो तो लोकसभा का कार्यकाल आप एक बार में 1 साल के लिए बढ़ा सकते हो, और जब इमरजेंसी खत्म हो गई हो ना तब आप एक बार में 6 महीने के लिए बढ़ा सकते हो। इन दोनों का डिफरेंस याद रखो। इमरजेंसी के समय आप एक बार में 1 साल तक बढ़ा सकते हो, इमरजेंसी समाप्त होने के बाद एक बार में मैक्सिमम 6 महीने के लिए बढ़ा सकते हो, इसका ध्यान देंगे। तो इमरजेंसी के बाद और जितनी बार चाहे उतनी बार आप बढ़ा सकते हो, जब तक जो है चुनाव का माहौल, चुनाव आयोग नहीं बताता है कि चुनाव का माहौल बन चुका है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल याद रखने वाली स्टेटमेंट है। ठीक है, और इसकी चर्चा आर्टिकल 83(2) में है। किसमें है? आर्टिकल 83 के सेकंड जो सब सेक्शन है उसमें है। ठीक है, 1 महीने के भीतर, ये सीधा सीधा फैक्ट याद करेंगे, नेशनल इमरजेंसी में आपको 1 महीने के भीतर भीतर जो है अनुमोदन लेना अनिवार्य है। सर जेडीसी की लाइव क्लासेस ऐप पे चलता है। हाँ जी, जेडीसी की पूरी बीओडी बैच होती है। हम लोग लाइव क्लासेस से ज़्यादा बीओडी बैच पे विश्वास रखते हैं। इसका मतलब होता है वीडियो ऑन डिमांड। हम आपको पूरा का पूरा कंटेंट दे देते हैं, उसमें क्लासेस अपडेट होती रहती हैं। लाइव क्लासेस में बहुत टाइम वेस्ट होता है, ठीक है, ऐप पे, क्योंकि ऐप का मतलब ही होता है कि आपका टाइम बचे, नहीं तो लाइव तो हम यहाँ पढ़ाते ही हैं। ऐप का मतलब होता है कि आप एक बार में कोर्स लो, 1.5 महीना 2 महीना पूरा कोर्स खत्म करके आगे बढ़ो। हम आपको लाइव पढ़ाएंगे तो 4 महीना तो कम से कम लाइव पढ़ाना पड़ेगा आपको, तो आप खत्म नहीं कर पाओगे सिलेबस। इसीलिए हम लोग प्रयास करते हैं कि बीओडी बैच दिया जाए, फिर जो आपकी डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपडेट करते जाते हैं। ठीक है, ऐप का मतलब ही हुआ कि आप ऐप पे कोर्स ले रहे हो तो आपको फटाफट चीज़ें समाप्त करनी है, तो अगर आपको सब कुछ नहीं मिलेगा एक साथ, समाप्त नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलो, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको